हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सब सीखो पर। यहाँ आप अपने इंटरेस्ट का 1 बाय 1 सब सीखते हैं विथ क्लियर कॉन्सेप्ट एंड फुल डिटेल। पिछले वीडियो में हमने यांत्रिकी चैप्टर के 2 टॉपिक को कवर किया था। पहला था वर्क और दूसरा पावर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ऊर्जा को, यानी कि एनर्जी को। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि फिजिक्स के इस चैप्टर से ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और उसके बेसिक्स को भी जानेंगे। तो बात करें अगर ऊर्जा की, तो ऊर्जा के बारे में कहा जाता है ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केवल इसका ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कि मैंने खाना खाया और खाने के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो किया क्या, ऊर्जा लिया किसी और माध्यम से और इसे ट्रांसफॉर्म करके साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मैं काम भी कर रहा हूँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ, ऊर्जा की खपत हो रही है। खपत क्या हो रही है, नष्ट नहीं हो रही है, बस ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब ये मेरी ध्वनि एनर्जी जो है अभी भी इस एयर में मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ बोलते हो और वही सेम साउंड कहीं और फ़ोन के ज़रिए कैसे सुन पाते हो, क्योंकि वो एनर्जी अब भी स्टोर्ड होती है। तो हम बात वही करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में, ये किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती है। तो उससे पहले हम बात कर लें इसके मात्रक के बारे में, क्योंकि मात्रक के आधार पे ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बेसिकली 2 मात्रक का इस्तेमाल ज़्यादा किए जाते हैं। एसआई यूनिट जो कि इंटरनेशनल है, उसे हम भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, जो कि है जूल, और दूसरा है सीजीएस सिस्टम में जो है कैलोरी। अब हम बात करेंगे एनर्जी के तीसरे यूनिट के बारे में, जो होता है किलोवाट घंटा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाट मारूं, जूल मारूं या किलोवाट घंटा। अगर पूछ दिया जाता है कि ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट यानी व्यावसायिक मात्रक, यानी कि अगर आप मान लिया जाए बिजली का उत्पादन कर रहे हो, बिजली का यूज कर रहे हो, तो कितना किलोवाट घंटा आपने कंज्यूम किया, 1 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा वगैरह वगैरह। तो इसे हम यूज करने वाले नहीं आज के न्यूमेरिकल्स में, बस बेसिक है, कभी कभी पूछ देता है तो बता दिया मैंने। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी के 2 विभिन्न रूप के बारे में। पहला है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब हम दोनों के अंतर को जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की। होता क्या है, अगर किसी वस्तु में किसी अवस्था के कारण, किसी स्थिति के कारण कोई क्षमता आ जाती है कार्य करने की, तो हम कहते हैं कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम धनुष को देखें, बगल के चित्र में देखिए कि ये धनुष है, इसमें अभी कोई एनर्जी स्टोर नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल स्टेज में पड़ा हुआ है। वहीं अगर दूसरी तस्वीर देखें तो इसमें देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रिंग है वो तनी हुई है। ये तनी हुई कैसे है, हमने इसे खींचकर उस स्टेज में पहुंचाया, अपनी एनर्जी को उस स्ट्रिंग में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इस तनी हुई डोरी में इतनी एनर्जी है कि तीर को लंबी दूरी तक फेंक सकता है, यानी कि एक तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। वैसा ही एग्जाम्पल हम कैटापुल्ट यानी गुलेल का ले सकते हैं। गुलेल में जब हम उसकी डोरी को खींच लेते हैं, रबड़ को खींच लेते हैं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संहित हो जाती है। एक खास स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जब भी ये छूटेगी तो काफ़ी दूर तक उसके गुल्ले को फेंक सकती है। तो हमने स्थितिज ऊर्जा को अच्छे से समझ लिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, बांध के पानी को, जब तक ये स्टोर्ड है तो हम कहेंगे कि इसमें स्थितिज ऊर्जा है, इसमें इतनी एनर्जी है कि अगर ये बांध टूट गया
तो फिर वो तबाही लाएगा, उसमें गति आ जाएगी और अपने फोर्स के वजह से बड़ी तेज़ी से जाएगी, और उसी फोर्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं बिजली के उत्पादन में, लेकिन तब वो बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा के बारे में एक बात बता दूं कि जब भी हाइट बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी PE इक्वल टू होती है PE यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। जी हाँ, ये mgh फार्मूला हम कार्य से ही देखते आ रहे हैं, कार्य में भी ये mgh फार्मूला लागू हुआ था, शक्ति निकालने के समय भी ये mgh फार्मूला यूज किए थे। अब PE पोटेंशियल एनर्जी, जिसे U भी कहा जाता है, दो में से जो हो आप उसे यूज कर लेंगे, mgh होती है। अब हाइट अगर बढ़ता है, मास तो उसका कांस्टेंट रहेगा। अब मान लिया जाए कि 5 ग्राम का एक ढेला हम ऊपर उछालते हैं, तो 5 ग्राम तो इसका जो है कांस्टेंट रहेगा, जी का भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, बस ये हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा यानी इसमें मल्टीप्लाई होगा। अगर हाइट 2 मीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये 4 मीटर हो जाए तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब है हाइट के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ते जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि इसमें से कौन सी एनर्जी हाइट बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऑप्शंस में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड 2 अदर ऑप्शंस और भी दे देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उसका उत्तर। आइए अब समझते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हम K = ½ mv² फार्मूला से इससे संबंधित सारे प्रश्न को यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम इतना ही समझ लें कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को जो रूप देता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब अगर हमने कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर दबा दिया तो अब दबाने के कंडीशन में वो तो चिपट के छोटा हो गया, अब उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा पड़ा हुआ है, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये इतना फेंक सकता है किसी चीज़ को ऊपर, वापस आ सकता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा भाई दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ऑफकोर्स उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब ये खुल के किसी वजह से वापस अपने फॉर्म में आ जाती है तो ये खुलने के दरमियान जो गति हुई उसे हम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब मैंने बांध के पानी का एग्जाम्पल दिया था, तो बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, स्टोर्ड होती है। लेकिन अगर बांध का पानी अगर वापस छूट जाए, खुल जाए, निकलने लगे इस चित्र की तरह, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें गतिज ऊर्जा आ गई है, मोशन आ गया, उसमें गति आ गई। उसमें गुलेल में पड़ा हुआ गुल्ला जो था, अब अगर इसे छोड़ दिया जाए तो उस गुल्ले में, उस ढेले में गति आ जाएगी, हम कहेंगे गतिज ऊर्जा आ गई। और तीर कमान वाली भी बात, जब तीर इस कमानी से छूट जाएगी तो कहेंगे तीर में गति आ गई, तो इसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या डिफरेंस है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में कहा था कि हाइट बढ़ने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। वहीं गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका जैसे फार्मूला है ½ mv², तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ इसमें वृद्धि होती है, वेलोसिटी कम होगी तो ये कम होगा, यानी गतिज ऊर्जा कम होगी। तो आइए चलते हैं आज के न्यूमेरिकल्स की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन है 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। निहित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहता है कि 11 kg का वस्तु है, यानी मास उसका कितना है 11 kg, और कहता है कि भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई हो, जमीन से वो 5 मीटर ऊपर हो। अब जिस वजह से हो, कोई डोरी से लटक रहा है या फिर गिर रहा है, अभी यहाँ इस स्थिति में है, तो बोलता है जब इस स्थिति में 5 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी अब भी कितनी है उसमें, ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा चीज़ है, इसको फार्मूला पे लगा दें, ये इसी फार्मूला पे आ जाएगा। मास 11 kg है। हाँ, हमेशा ध्यान में रखिएगा SI यूनिट में जो मात्रक यूज होगा
जैसे कि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, हम तो किलोग्राम का ही यूज करेंगे। जी का वैल्यू 10 हमेशा हम ले लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 10 के बराबर लगभग, तो 10 का यूज हमेशा करेंगे। अब हाइट है, हाइट कितना कहता है, कहता है कि भाई 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 5 मीटर की ऊंचाई हो तो मीटर 5 मीटर। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 11 5 जा 55, ये जीरो रख दिए, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी PE जूल हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ए 550 जूल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। इसमें ध्यान रखिए गतिज ऊर्जा दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 120 जूल, और इसका द्रव्यमान दे दिया है 15 kg। तो इस वस्तु का वेग वेलोसिटी कितनी होगी? आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूला का यूज करना होगा। ये तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला है, स्थितिज ऊर्जा। अब हमें गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला यूज करना है KE, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² का। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी कितना है 120 जूल और द्रव्यमान है 15 kg। तो 120 जूल के काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, मास हो गया है कितना 15, और हाफ तो ऑलरेडी है ही, v² इसका फाइंड आउट करना है, 15 दे दिया है, बिल्कुल सही। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 15 v² इक्वल टू 12 2 is 24 यानी 240, v² इक्वल टू हो गया 240 डिवाइडेड बाय 15, 3 5 जा 15, 3 8 जा 240, तो ये 80/5 हो गया। अब इस 80/5 को अगर हम काट दें 5 16 जा 80, यानी कि हमारा v² इक्वल टू हो गया 16। अब v इक्वल टू हो गया √16, यानी कि 4 × 4, तो एक बाहर ले लिया। अब ये हो गया ओनली 4, वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी कितना निकल गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में देखें 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला सेम है, यही काइनेटिक एनर्जी का बस वैल्यू बदल गया है। कहने का मतलब है कि इस वाले में आपको 2 फार्मूला को पकड़ना है। एग्ज़ाम में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलमोस्ट सारे सवाल इसी से आने वाले हैं। तो देख लें क्या क्या दिया गया है। मास दे दिया है 15 kg पहले की तरह, 8 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी दे दिया है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो 15 है और 8 है, तो हाफ × 15 × 8 का स्क्वायर कर दें, यानी 15 kg इसका मास है, 8 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। तो हाफ इंटू 15 × 8 × 8, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 × 8 इक्वल टू हो गया 8 6 जा 48, 480। 480 क्या काइनेटिक एनर्जी है तो जूल हो गया। तो 480 जूल इसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हुई, यानी गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई 480 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु, m द्रव्यमान है,
और इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इस गति से बढ़ रही है। उसकी गतिज ऊर्जा जो है 25 जूल है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल दिया है। अगर इसकी गति दुगनी हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जो पहले 5 मीटर पर सेकेंड था अगर 10 हो जाए तो फिर उसके बाद में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसी हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा है तो हाफ एम बी स्क्वायर का ही इस्तेमाल करेंगे इसका। तो इसे लेट्स क्लियर इट। हाफ एम बी स्क्वायर तो 25 जूल इक्वल टू हाफ एम, नहीं दिया एम रहने देते हैं, भी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दें 5 इंटू 5। अब इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25 एम इक्वल टू 25 इंटू 2 एम, यानी मास इक्वल टू 25 इंटू 2, ये इधर डिवाइड हो जाएगा 25 कैंसिल हो जाएगा। मास हो जाएगा इसका 2 kg इक्वल टू 2 kg। अब मास 2 kg हो गया, लेकिन बोल रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दे, तब अब जा कर के दुगुना कर देने के बाद में फिर काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा। तो अब नए स्थिति में v इक्वल टू हो गया कितना, 2 इंटू 5, 10 मीटर पर सेकेंड, नया वाला स्थिति हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू अगेन हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम तो निकाल चुके हैं यहाँ से, तो हो गया 2 kg। v की वैल्यू 10 है, यानी 10 इंटू 10 कर देंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया 10 10 जा 100 जूल। यानी नया वाला स्थिति में अगर वेलोसिटी बदल गया, डबल हो गया, तो 100 जूल नया वाला काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो 100 जूल ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया, 100 जूल। आइए एक और एग्जांपल देखें इसी तरह से। धरती से टकराने के तुरंत पहले 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? ऐसा पहले भी एक शुरुआत में क्वेश्चन हमने देखा था कि भाई 2 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है, मास 2 kg है, और उसको उसमें पोटेंशियल एनर्जी है 400 जूल है। पूछ रहा कितना ऊंचाई से गिराया गया होगा उसको, ठीक है, जो 400 जूल उसको खपत हुआ। तो इसमें मास दिया है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी दिया है, तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला यूज होगा, यानी पीई वाला। तो इस सबको क्लियर कर लें। पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू mgh। गतिज ऊर्जा की अभी आवश्यकता नहीं है, इस गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा की बात कर ले। कहता है स्थितिज ऊर्जा उसमें ऑलरेडी कितना है, 400 जूल है, 400 जूल है। पोटेंशियल एनर्जी 400 जूल। मास कितना है इसका? मास शायद 2 kg दिया है। जी का वैल्यू 10 होता है। एच ही तो निकालना है कि कितनी ऊंचाई पर वो थी, जो कि इसको इतना एनर्जी खर्चा हो गया। तो बस सॉल्व कीजिए, h का वैल्यू हो जाएगा h इक्वल टू 400, 10 टू जा 20 डिवाइड हो जाएगा यहाँ से 220 जा, यानी 20 मीटर। 20 मीटर इसका आंसर हो गया। हाइट कितना हो जाएगा? 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर की ऊंचाई पर वो रहा होगा, जहाँ पर कि उसको, जहाँ से नीचे ज़मीन पर गिरते गिरते इतना एनर्जी खर्च हुआ 400 का। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स को देख लिया। कुछ और क्वेश्चंस जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से संबंधित पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्ज़ाम्स में, उसे चर्चा कर ले।
एक क्वेश्चन है कि अगर वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंकते हैं, लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या चेंजिंग होती है? तो भाई स्थितिज ऊर्जा तो हाइट के साथ साथ बढ़ती है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जबकि वेलोसिटी के बढ़ने घटने से आपका गतिज ऊर्जा घटता बढ़ता है। तो अब ऊपर ज्यों ज्यों जाएंगे उसकी रफ्तार घटते चले जाएगी, तभी तो एक जगह रुक करके वापस आएगी, यानी गतिज ऊर्जा उसकी घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि हाइट बढ़ते चला गया उसमें। तो ऐसा ही प्रश्न आएगा कि कौन सा घटता है कौन बढ़ता है, तो भाई स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ती है और गतिज ऊर्जा उसकी घटती है।